दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जो रशिया और यूक्रेन में इस समय खींचातानी चली हुई है, जिसमें नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसका काफी बहुत बड़ा अहम रोल है और इसी के रोल के कारण रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है यूक्रेन नाटो का मेंबरशिप शामिल हो नाटो में। और नाटो क्योंकि एक 30 देशों का एक समूह है, अभी प्रेजेंट में ये बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे करके, और इसमें यूक्रेन भी शामिल होने वाला है। तो इसी यही सबसे बड़ा रशिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि नाटो बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एलियांस है। इसमें मिलिट्री एलियांस होता है देशों का, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये इससे दर्द बना हुआ है रशिया के लिए, और रशिया उसको मिलाना चाहता है। हालांकि रशिया ने इससे पहले भी क्रीमिया वार में क्रीमियन कंट्रीज में क्रीमिया में को जब कब्जा किया था, तो उसमें भी क्रीमियन वार जब हुआ था 2014 में, तो उसमें भी रशिया ने अपना अहम रोल अदा करते हुए क्रीमिया को मिला लिया था अपने में और अपने देश में। और इसमें इंडिया का रिस्पॉन्स भी काफी हद तक काफी न्यूट्रल था। तो और अंत में हालांकि देखा जाए तो इंडिया ने रशिया का ही साथ दिया था। ये बात 2014 की है। लेकिन जो प्रेजेंट में क्राइसिस चल रहा है वो क्रीमिया का नहीं है, अभी जो प्रेजेंट में क्राइसिस चल रहा है वो चल रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन का मेन है, और इसमें आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी कि क्या बात हो गई है रशिया यूक्रेन में, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स कहां से पैदा हो गए वो। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि नाटो क्या है, नाटो के बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि यूएस का रिस्पॉन्स क्या है, जो भी चीजें चल रही है उस पर यूएस का क्या अपना रिस्पॉन्स है, और पुतिन के पास ऑप्शन क्या है कि उसमें पुतिन और क्या क्या कर सकते हैं, और इंडिया की पोजीशन इसमें क्या है, इंडिया का क्या कहना है, और ये सारी चीजें, और आगे इसमें क्या किया जा सकता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप तो डिस्क्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं। अब हम लोग पहले रशिया यूक्रेन को समझेंगे, और एडवर्टाइजमेंट हम बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा बॉर्डर दिख रहा है आपको, यही रशिया, ये यूक्रेन है और ये रशिया है। इसका बॉर्डर यही आप देख रहे हैं, जो आप ये बॉर्डर लग रहा है। तो इस तरह के देशों, इस तरह काफी हद तक रशिया ने क्या किया है यहीं पे। अब यहाँ से लेकिन अब यहाँ बात है कि अब यहाँ से स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं आपको बताता हूँ कि रशिया ने क्या किया है कि अभी हाल ही में मोबिलाइज किया, लगा दिया है अपने 1 लाख सोल्जर्स को, जो कि रशिया का बॉर्डर लग रहा है यूक्रेन के साथ, जो मैंने आपको बॉर्डर दिखाया वहीं पे रशिया ने क्या किया है कि अपने 1 लाख सोल्जर्स को उसने लगा दिया है। अब और जब भी कोई देश ऐसा करता है कि एक बड़ी तादाद में किसी अपने देश के बॉर्डर पे अगर सैनिकों की संख्या को बढ़ा देता है, जैसे कि अभी आपने अभी इंडिया चाइना में भी देखा था, इंडो चाइना वार में जो अभी गलवान वैली में भी हुआ था, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि किस तरह से चाइना जो है अपना वहां पे स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। तो उसी तरह से रशिया ने यहाँ पे 1 लाख से एक सोल्जर्स की तरह अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लिया यूक्रेन के खिलाफ। अब रशिया का यहाँ क्या करना है कि अब देखिए, लेकिन रशिया का यहाँ क्या करना है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो ने अभी हाल ही में क्या हुआ था कि एक ईस्टवर्ड एक्सपेंशन प्लान बनाया था। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन यानी ईस्ट की तरफ, जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए प्लान था, जिसमें वो अपने जितने भी एलियांस थे, यानी जितने भी उनकी फ्रेंडशिप कंट्रीज के साथ जितने उनकी फ्रेंडशिप मिलिट्री एलियांस जितने थे वो बढ़ाते बढ़ाते और बढ़ा लिया था, और उसका नाम उसने इनलार्जमेंट रखा था। इनलार्जमेंट का मतलब होता है किसी चीज को, इंग्लिश में इनलार्जमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, जो कि पहले से बड़ी हुई नहीं है, उसमें हम लोग कुछ ऐड करके किसी चीज में कुछ बढ़ा दें तो उसको इनलार्जमेंट कहा जाता है। जैसे कोई चीज लार्ज थी, अब हमने उसमें क्या किया कि उसमें मान ली कोई 1 मीटर की कोई लार्ज रोक थी, अब उसमें हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो हम कहेंगे इसको, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहेंगे हम इनलार्ज। तो हमने इसको इनलार्ज कर दिया, इनलार्जमेंट कर दिया। तो इलाजमेंट जो नाटो है उसका अभी हाल ही में एक एलियांस चल रहा है, जो अपने कंट्रीज के ईस्ट की तरफ एक्सपेंड कर रहा है काफी। तो उसी चीज इलाजमेंट के तहत इलाज कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है, और उसका इस तरह से बॉर्डर को अपने बढ़ाना, काफी देशों से समझौता करना, मिलिट्री एलियांस करना रशिया के लिए कहीं ना कहीं, रशिया के इंटरेस्ट के लिए एक खतरा है ये। अब यहाँ रशिया ने क्या दिया, रशिया क्या चाहता है कि अब लेकिन वेस्ट रशिया को यूएसए जो है, यूएसए और बाकी कंट्रीज जो हैं वो जब जैसे ही रशिया ने 1 लाख ट्रूप्स लगाए, वैसे ही बाकी कंट्रीज ने इसको रोकने के लिए इसके खिलाफ डिप्लोमेटिक और जो जो इसके तरीके से मूव्स हो सकते थे, उसने यूरोपियन यूनियन ने भी अपना मूव आगे बढ़ाया है। तो रशिया ने कहा है कि हम ठीक है, हम अपने 1 लाख सोल्जर्स को हटा लेंगे और हम वहां पे नॉर्मल सिचुएशन खड़ी कर देंगे, लेकिन रशिया चाहता है कि उसको एक रिटेन सिक्योरिटी गारंटी मिले वेस्ट से यानी कि यूरोपियन यूनियन से, यूएसए से, बाकी देशों से, उसको एक रिटेन गारंटी चाहता है रशिया कि ठीक है, यूक्रेन से हमें आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी, नाटो से हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा।
अब यहाँ देखिए ये क्राइसिस क्या हुआ है, इसे क्राइसिस अब जो है डिप्लोमेटिक मूव ले लिया है। अब इसमें डिप्लोमेटिक चीजें शुरू हो गई हैं, जिसमें यूएसए नाटो और बाकी का जो यूरोपियन यूनियन है वो जितने रशियन ऑफिसर्स हैं उनके साथ बातचीत करने पे तुला हुआ है कि किस तरह से इस एक जो वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है इस तरह की सिचुएशन ना हो और रशिया जो है यूक्रेन पे हमला ना करे। तो इसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया यूएसए नाटो और कई ऐसे देश हैं जो रशियन ऑफिसर्स से बराबर बात करने पे लग गए हैं। नाटो की बात करते हैं। नाटो क्या है, नाटो के बारे में आपको बताया जिससे क्या, क्योंकि नाटो वर्ड का यूज यहाँ बहुत बार होगा और आप लोगों में से जिन लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि नाटो क्या है तो उनको ये बात जानना काफी जरूरी है, जिससे उनको चीजें समझने में काफी आसानी हो। तो देखिए नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक एलियांस भी कहा जाता है, इसको नॉर्थ अटलांटिक एलियांस भी इसको कहा जाता है शॉर्टकट में। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल जब कहीं वर्ड यूज होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भी कहीं इंटर गवर्नमेंटल यूज होता है तो इंटर गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है तो इंटर गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो होती है सारी इन्वॉल्व हो जाती है इस चीज में, तो वो होता है इंटर गवर्नमेंटल। तो इंटर गवर्नमेंटल में मिलिट्री एलियांसेस में कई सारे देशों आपस में मिलकर जब मिलिट्री एलियांस करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे एक ग्रुप क्रिएट हो, और जब कई देशों का एक ग्रुप क्रिएट होता है वो अपना मिलिट्री सपोर्ट आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है, तो किसी भी देश का उस पर्टिकुलर देश पे हमला करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर रशिया और इंडिया ने आपस में मिलिट्री अलायंस स्थापित कर लिया, तो अब जो देश इंडिया पे हमला करेगा रशिया मानेगा कि जो जिसने इंडिया पे हमला किया उसने रशिया पे भी हमला किया है, तो ये एक सम्मान की बात हो जाएगी। तो रशिया भी अपने सम्मान के लिए इंडिया का साथ देगा और इस तरह से इंडिया रशिया मिलकर आपस में लड़ेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग मिलिट्री एलियांस। तो इस तरह से मिलिट्री एलियांस नाटो का है। तो इंटर गवर्नमेंट एक एलियांस है, एक एलियांस यानी कि एक दोस्ती है आपस में मिलिट्री इक्विपमेंट मिलिट्री चीजों को लेके। और ये है टोटल 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें, 27 यूरोपियन देशों के 27 कंट्रीज शामिल हैं और इसमें 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं और एक यूरेशियन कंट्री, यानी टोटल 30 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं इस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बढ़ भी गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है इसको बनाया गया था ट्रीटी को साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को इसको बनाया गया था। ट्रीटी साइन करके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन करके ये नाटो का ग्रुप एक बनाया गया था। अब देखिए नाटो क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि मिलिट्री एलियांस का, तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक सिस्टम बनाता है जहां पे ये इसके जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स स्टेट्स हैं वो एक म्यूचुअल डिफेंस आप बना लेते हैं अगर कोई अटैक करता है किसी भी कोई भी एक्सटर्नल पार्टी उनके देश पे कमिट करता है। जैसे मैं आपको पहले बता दिया कि जैसे इंडिया रशिया का मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया था, तो वही एक्सटर्नल पार्टी अगर कोई हमला करेगी तो वो सारे देश आपस में एक होकर उस देश पे हमला करेंगे, एक्सटर्नल देश जो है उस पर हमला करेंगे। तो यही एक नाटो का एक ग्रुप है और यही नाटो का एक मोटो भी है। तो नाटो का हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो वो पूछ देता है आपसे एग्जाम में, तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में बेल्जियम में है, और ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम पड़ता है, और जबकि जितने इसके एलिड यानी कि जितने इसके फ्रेंड्स कमांड ऑपरेशंस है उनका जो हेडक्वार्टर है, जो फ्रेंड्स कमांड जहां से भी लोग करते हैं वो मॉन्स में है, वो भी बेल्जियम में ही है। तो एक बेल्जियम जो मेन हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, और जो हेडक्वार्टर एलिड कमांड ऑपरेशन के हैं वो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मॉन्स लगाइएगा। अगर एलिड कमांड ऑपरेशन की बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो उसको आप लोग मॉन्स लगाएंगे। दोनों बेल्जियम में ही है, अगर खाली बेल्जियम ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, बेल्जियम लगा दीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए क्या है कि रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने डिमांड किया है कि जो नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है उसको उस पर बैन लगाया जाए, नाटो को ओवर एक्सपेंड नहीं किया जाए, ज्यादा मिलिट्री अलियंस ना हो, ये रशिया के इंटरेस्ट के लिए खतरा है। और इसमें ये रशिया को जो रशिया जो है जिस तरह से नाटो अपने अपने ग्रुप में इंक्लूड कर रहा है यूक्रेन को, तो वो ना करे। रशिया ने इसके लिए डिमांड किया कि कंप्लीट बैन हो यूक्रेन का नाटो में इन्वॉल्व होना। और इसमें इसमें रशिया नाटो क्या कर रहा है कि यूक्रेन को, जॉर्जिया को, बाकी के कंट्रीज हैं जो कि रशिया के नेबरहुड में है उनसे के लिए मिलिट्री अलियंस स्थापित कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के लिए ये एक खतरे की बात हो सकती है। हालांकि इसमें देखा जाए तो इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हम लोग को ज्यादा फैक्टर्स में इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि टोटल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है और हम लोग उसी को समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे स्टिक करेंगे। तो देखिए, तो अब यहाँ हमको समझ में आ गया कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि एक कंप्लीट बैन हो जो कि नाटो के फर्दर एक्सपेंशन में, इसमें नाटो अब एक्सपेंड हो रहा है, 30 कंट्रीज तो ये ऑलरेडी हैं, अब जो है इसमें यूक्रेन, जॉर्जिया और बाकी की जो रशिया के नेबरहुड के कंट्री हैं उनपे एलियंस स्थापित कर रहा है। अब देखिए इसमें भी बताया कि जब जर्मनी इवॉल्व हुआ था 1990 में, जब जर्मनी जो है शामिल हुआ था नाटो में, तब से ये इसमें 5 बार ऐसा हो चुका है 1990 के बाद कि 5 बार इसमें नए मेंबर शामिल हो चुके हैं। अगर पहले जब ये 1949 में जब ये बना था तब इसमें सिर्फ 12 मेंबर थे, अभी इसमें 30 मेंबर्स कंट्रीज हैं और इसमें 3 बाल्टिक कंट्रीज भी हैं
और ये बाल्टिक कंट्री में है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, बाल्टिक का मतलब होता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, जितनी की कंट्रीज जितनी इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं इसमें ज़्यादातर। और बाल्टिक कंट्री बाल्टिक सी के अराउंड होती है, ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। खैर इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन में। अभी हम लोग बात करते हैं इस एक इंटरनेशनल रिलेशन वाली। तो इसमें इंक्लूड है 3 बाल्टिक कंट्री। पहले जब ये अलियांस ये बना था नाटो, तो उसमें टोटल 12 मेंबर थे 1949 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उसमें कितने फाउंडिंग मेंबर थे, तो टोटल 12 मेंबर थे। और इसमें अभी प्रेजेंट में 30 मेंबर हैं। और इसमें 3 बाल्टिक कंट्री जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की फैमिली की होती है वो, और जिसमें बाल्टिक कंट्री में एस्टोनिया है आपका, लातविया है और लुथानिया है। ये सारे जो है रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सारे मेंबर हैं जो कि फॉर्मर सोवियत वार्सो पैक्ट के अंतर्गत आते हैं, वो सारे कंट्रीज भी हैं। और वार्सो पैक्ट क्या है? वार्सो पैक्ट ने एस्टेब्लिश किया गया था कि एक बैलेंस ऑफ पावर, नाटो के पावर को बैलेंस करने के लिए वार्सो पैक्ट बनाया गया था। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप जानना चाहते हैं वार्सो पैक्ट क्या है, तो उस पर भी एक अलग वीडियो बना देंगे, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी वो। अब आगे चलते हैं। देखिए मिस्टर पुतिन का कहना है कि नाटो मेंबर्स उन्होंने कहा है कि ये अपना जो भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है 1990 लेवल का, उसको हटा दे, उसको वापस ले लें और बैन कर दे डिप्लॉयमेंट का, जो कि अभी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स है जो कि उन्होंने लगाया है, जो कि नाटो अलाउ कर रहा है कि जिससे कि नाटो की मिसाइलें रशिया में पहुंच जाएं। तो वहां से जहां जहां उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया हुआ वो सारे डिप्लॉयमेंट को हटाएं, जिससे कि रशिया पर एक थ्रेट जो है वो हट सके, सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो हट सके। आगे कहा गया है कि मॉस्को ने पूछा है, मॉस्को यानी रशिया की जो कैपिटल है वो, उसने पूछा है नाटो मेंबर से कि वो अपने मिलिट्री कोऑपरेशन जो कि यूक्रेन को दे रहा है, बाकी की जो पहले की जो सोवियत रिपब्लिक रह चुकी हैं उनको दे रहा है, जो कि रशिया के नेबरिंग कंट्री है। देखिए यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो रशिया के नेबरिंग कंट्री है, रशिया के पड़ोसी देश, जैसे इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ रशिया के पड़ोसी देश जैसे कि यूक्रेन है। तो और बाकी की जो ऐसे कंट्री जो कि पहले सोवियत रिपब्लिक यानी जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी, उनके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें यूक्रेन और बाकी की कंट्री हैं उससे जो भी मिलिट्री अलियांस लगा उसको हटाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मिस्टर पुतिन चाहते हैं, वो इसे ये नहीं चाहते कि नाटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो रुके, बल्कि ये भी चाहते हैं कि जो रशिया के रिम लैंड है, जिसमें रशिया का रिम लैंड का मतलब है कि इसमें रशिया का रिम लैंड एरिया में क्या क्या इंक्लूड है, एशिया माइनर है, अरेबिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है, कोरिया है और ईस्ट साइबेरिया है, रशिया को छोड़ के। रशिया जो है रिम लैंड में नहीं आता है, लेकिन रशिया का जो बॉर्डर एरिया है रिम लैंड के पास, उससे अपना जो नाटो का एक्सपेंशन है और नाटो का जो भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको हटा दे, दूसरे शब्दों में कहें तो। अब इस पर यूएस का क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए यूएस यहाँ पे एक रिटर्न रिस्पॉन्स दिया है क्रेमलिन को, कि क्रेमलिन जो कि एक रशियन ऑफिशियल है, उनको रिस्पॉन्स दिया है कि अभी रिस्पॉन्स टू द क्रेमलिन जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो पब्लिक रिमार्क, देखिए अभी यूएस का कोई भी रिटर्न रिस्पॉन्स अभी भी कोई मिला नहीं है क्रेमलिन को, जो कि यूएस ऑफिशियल है, जो कि रशियन ऑफिशियल है। और यहाँ पे लेकिन एक पब्लिक रिमार्क यानी पब्लिक में और ऑडियंस में बोला गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो बिडेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंटोनी ब्लिंकन उन्होंने और बाकी जो टॉप ऑफिशियल हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यूएस जो है एक मिक्स अप्रोच लेगा यहाँ पे डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक डिटरेंस का। मतलब अभी जो यूएस की जो डिप्लोमेसी चलेगी, यूएस की जो डिप्लोमेसी चलेगी वो चलेगी टोटल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के बीच में चलेगा। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन को ध्यान रखते हुए यूएस का कोई भी डिसीजन होगा तो इसको देखते हुए होगा। और यूएस ने यहाँ पे ये भी कहा है कि वो नाटो के जो ओपन डोर पॉलिसी का मतलब कि नाटो जिसमें अपने और देशों को इन्वॉल्व कर सकता है अपने देश में, उसको अभी उस पर कोई भी नाटो पर कोई भी चेंज नहीं करेगा, कि यानी कि नाटो अभी भी ओपन डोर पॉलिसी की तहत नए देशों को अपने अंदर मिला सकता है। तो इसमें जो रशिया का डिमांड था उसको खारिज कर दिया गया है, यहाँ पे लिखा है रूल आउट कर दिया इसको। इसका मतलब ये है कि अगर थियरी की बात करें तो कम से कम थियरी में नाटो जो है अभी ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स और इंक्लूड कर सकता है, अगर थियरी की बात करें, अभी ग्राउंड की बात नहीं हो रही है। यूएस ने यहाँ पे ये भी कहा है कि ये अभी कंटिन्यू करेगा, जितने भी इसके ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती हैं उनको, और वेपन्स को, जो कि यूक्रेन में अभी जैसे यूक्रेन को वेपन सप्लाई करना, उसके ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग करना, ये अभी यूएस कंटिन्यू जारी रखेगा रशिया के थ्रेट को देखते हुए। लेकिन वाशिंगटन ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे ओपन किया कि अगर वो ओपन है डिस्कस करने के लिए जो मिसाइल डिप्लॉयमेंट है ईस्टर्न यूरोप का, और एक म्यूचुअल रिडक्शन करेगा मिलिट्री एक्सरसाइज में, यानी कि
रशिया ने कहा है कि रशिया ने यूक्रेन के ऑफिसर्स को तो वेपन भी देगा और ट्रेनिंग भी देगा, लेकिन यहाँ पे जो मिसाइल का डिप्लॉयमेंट होता है ईस्टर्न यूरोप में उसको कम करेगा, उसको उस पर अभी डिस्कस करेगा, और साथ ही साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ईस्टर्न यूरोप के साथ वो अभी कम कर देगा, वो थोड़ा सा संख्या कम कर देगा, लेकिन बाकी चीजें जारी रखेगा। और यहाँ पे अभी एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है कि जिस तरह से यूक्रेन के तहत जॉर्जिया और दोनों जो है यूक्रेन और जॉर्जिया दोनों फाइट करें, एक अलग उनका एक अलग सेपरेटिस्ट एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसमें नाटो को उस वार में नाटो का इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है फ्यूचर में, यहाँ यूएस ने बोल दिया है। अब यूएस ने यहाँ पे जो भी रूल आउट कर दिया इस चीज को भी हटा दिया है कि वो जो यूक्रेन में ट्रूप्स बाकी जो अपने सोल्जर्स को भेज रहा है उसको अभी बंद कर दिया है, और बाकी के जो डायरेक्ट मिलिट्री मेजर्स हैं अगेंस्ट रशिया के अगेंस्ट जो बाकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है यूएस उसको रोक सकता है। हाँ, लेकिन उसको वो इन्वॉल्व कर सकता है, अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करेगा तो यूएस अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकता है यूक्रेन के एरिया में, ये इसका पूरा लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पे वाशिंगटन ने ये भी कहा है कि वाशिंगटन ये भी रशिया को डराया है कि वो उस पर बहुत तरीके की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है रशिया के ऊपर, अगर रशिया कोई भी मिलिट्री मूव लेता है, यानी रशिया अगर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेता है तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसा आपने देखा था पहले भी कि जो यूएस चाइना वार हुआ था, तो यूएस चाइना वार में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने क्या किया था कि ढेर सारे सैंक्शन लगा दिए थे, जिससे कि चाइना में चीजें महंगी हो गई थी, बहुत सारी चीजों की दिक्कत हो गई थी। तो उसी तरह से वाशिंगटन ने डराया है कि वो चाहे अगर तो इकोनॉमिक सैंक्शन रशिया पे लगा सकता है। पुतिन के ऑप्शन की बात करें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करने वाले कि अब इतनी सारी चीजों के बीच में पुतिन का क्या ऑप्शन है, पुतिन के पास ऑप्शन क्या है, वो कौन सा एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो रशिया का यहाँ पे कहना है कि वो यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा, रशिया यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा, रशिया का ऐसा कहना है। लेकिन अगर सिचुएशन आ गई इस चीज में तो हो सकता है कि रशिया अटैक कर दे, अगर टेंस सिचुएशन जो है अभी अगर सिचुएशन आती है ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको अटैक करना पड़े तो करेगा, और अभी जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन के बॉर्डर पे नजर रखेगा, तो इसलिए वहां का एरिया टेंस बना रहेगा, वहां के एरिया में जो टेंशन है वो बनी रहेगी। रशिया ने यहाँ पे क्रीमिया पे ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, जो कि एक ब्लैक सी पेनिनसुला था, जो कि एक पार्ट था यूक्रेन का, उस पर ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर लिया है। और ये किया है उस रशिया ने रेफरेंडम के द्वारा। रेफरेंडम का मतलब होता है कि एक वोटिंग सिस्टम जो कि जिसमें पूरे देश के लोग वोट करते हैं, तो उसमें कि हाँ अगर आप जो है क्या यूक्रेन में रशिया में शामिल होना चाहते हैं तो उस हिसाब से करता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी शायद जम्मू कश्मीर में भी किया था इंडिया ने, ठीक वैसे ही अब यहाँ पे रशिया का ये भी कहना है कि वो जितने भी सेपरेटिस्ट हैं उसको भी सपोर्ट करेगा। सेल्फ डिक्लेयर्ड जो कि लुहानास्क और डोनेट्स्क रिपब्लिक है, जो कि डोनबास पढ़ा जाता है इसको ईस्टर्न यूक्रेन में, उसको वो सपोर्ट करेगा। ये सेपरेटिस्ट कौन है, सेपरेटिस्ट जैसे ये लुहानास्क और डोनेट्स्क है रिपब्लिक है ईस्टर्न यूरोप में, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसके एडिशन अगर और देखा जाए तो मॉस्को ने यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्रुप को अपने और ज्यादा सोल्जर्स को यहाँ लगा सकता है, ट्रुप्स को यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे जो कि रशिया के साथ लगते हैं, और नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो कि बेलारूस के साथ जो कि, और साउथर्न बॉर्डर पे क्रीमिया के साथ, और साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पे ट्रांसनिस्ट्रिया यानी कि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा के पास जो लगते हैं वहां पे रशिया जो है अपने ट्रुप्स को यानी कि अपने सोल्जर्स को बढ़ा सकता है। अभी देखिए अब, लेकिन हालांकि अभी देखा जाए तो बहुत से ऑप्शन है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता, कभी क्लियर ये चीज नहीं है कि पुतिन आगे क्या करेगा, अभी कोई फर्दर कोई रशियन ऑफिशियल या पुतिन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो इस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा। अब इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं कि आखिर इंडिया की पोजीशन क्या है इसमें। तो इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पे अपना साइलेंस को तोड़ा है। इंडिया ने बात बोली है, इंडिया ने कहा है फ्राइडे को, इंडिया ने कहा है कि एक पीसफुल रिजोल्यूशन होगा सिचुएशन में, एक सस्टेन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लॉन्ग टर्म पीस स्टेबिलिटी रीजन और बियॉन्ड, यानी कि लंबे समय तक के लिए एक डिप्लोमेटिक एफर्ट और लॉन्ग टर्म पीस की स्टेबिलिटी के लिए रीजन में रशिया क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, अभी जो है ये चाहता है कि एक पीसफुल रिजोल्यूशन हो सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंडिया, अब अगर इंडिया की बात करें हम लोग एक एज ए इंडियन अगर हम लोग सोचे तो ये इंडिया रशिया के साथ चल रहा है, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि देखिए कहा गया है इंटरनेशनल रिलेशन में, बहुत ही फेमस डिक्टम है कि वी आर नॉट परमानेंट एनिमीज, टुडे वी मे हैव इशू बट टुमारो वी माइट बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो टुमारो हम एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग परमानेंट कोई किसी को भी, अब ऐसा नहीं कि यूएस जो है रशिया के अगेंस्ट चला तो हम लोग यूएस के अगेंस्ट चले, ऐसा नहीं है।
और हाँ, लेकिन रशिया ने हमारी बहुत मदद की थी, बहुत पहले भी मदद की है। और बांग्लादेश वार की बात करें तो वहाँ पे भी रशिया ने बहुत मदद की थी हमारी। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे, तो हम लोग उनको लेके चलेंगे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यही कहती है, तो इंडिया का भी ऐसे ही कहना है। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पोजीशन लिया गया है, यहाँ ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन है इंडिया का, जो कि क्रीमियन क्राइसिस के समय में भी लिया गया था। लेकिन ये डिसीजन जो था, जब क्रीमिया को अपने अंदर, क्रीमिया को रशिया ने इन्वॉल्व कर लिया था रेफरेंडम के द्वारा, तो उसमें क्या क्या था, एक रशिया जो है इसमें थिंकिंग ऑफ पॉलिसी मेकर्स न्यू दिल्ली और यूक्रेन, तो उसी तरह से। लेकिन जो डिसीजन इस पर देखा जाएगा कि जब एनेक्सेशन लिया गया क्रीमिया का, तो उसमें थिंकिंग, उसमें पॉलिसी मेकर जो है उस पर यूक्रेन को लेकर भी अभी विचार कर रहा है। अगर तुरंत एनेक्शन के बाद देखा जाए, यानी कि जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, अपने अंदर विलय कर लिया था रशिया ने, तो उसके तुरंत बाद देखा जाए तो इंडिया ने क्या किया था, अपने वोटिंग जो यूनाइटेड जो रशिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो उसको वोटिंग करना था रशिया के अगेंस्ट, वहां से बैकआउट कर गया था, उसने अपने आप को वोट करने से मना कर दिया था। मतलब ना तो इधर ना तो उधर, एक मिडिल, एक न्यूट्रल पाथ अपनाया था इंडिया ने। और इंडिया ने वोट नहीं किया था उस समय जब क्रीमिया को 2014 में उन्होंने रशिया ने ले लिया था। तो 2015 में जब इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब बात हुई थी, तो इंडिया ने वहां पे भी अपना स्टैंड वापस ले लिया था कि रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करेगा इंडिया। तो ये ऐसा लिया हुआ था, इंडिया ने अपने न्यूट्रल खिला था। तो ये बातें हम लोग अभी इसलिए कर रहे हैं। अभी देखिए, आप सोच रहे हो कि 2014-15 की बात अभी कैसा रिलेवेंस है, क्योंकि देखिए बात रशिया की हो रही है, यूक्रेन की हो रही है, क्रीमिया भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हम लोग रशिया के पोजीशन, इंडिया के पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे इसके प्रीवियस वर्जन से, कि प्रीवियस इंडिया ने कैसे एक्शन लिए हैं, हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगर मार्च की बात करें तो 2014 में मिस्टर पुतिन ने प्रेस किया था इंडिया की तारीफ की थी कि वो रिस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी पॉलिसी को जो अपनाया है, कि वो पहले से अपने आप को दूर रखा है इस सब चीज़ों से, और एक तरह से दूर रख के रशिया का उसने साथ ही दिया, क्योंकि अगर उसने रशिया को क्रिटिसाइज करता तो रशिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती थी। तो इससे पुतिन ने इसकी तारीफ की है। और लास्ट ईयर दिसंबर में क्या हुआ था कि सेर्गी एक्शोव ने, जो कि हेड है क्रीमियन रिपब्लिक के, वो विजिट किए थे इंडिया में एक पुतिन डेलीगेशन पार्ट के तहत, और जिसकी एक अनयूजुअल क्रिटिसिज्म क्रिएट किया था इंडिया के लिए उस समय के जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है पेट्रो पोरोशेन्को ने कहा था ये बात। नवंबर 2020 में क्या हुआ था कि इंडिया ने वोट किया था यूक्रेन के अगेंस्ट में, जो यूक्रेन ने स्पॉन्स किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसने उसने कंडेम किया था, यानी कि कंडेम किया था कि ह्यूमन राइट वायलेशन का क्रीमिया में। तो उसके लिए कि कंडेम करने का, यानी कि रशिया को क्रिटिसाइज करने का एक तरह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दोबारा बात उठाया था नवंबर 2020 में। तो इसको रशिया ने क्या किया था, इसमें रशिया ने वोट किया था यूक्रेन के अगेंस्ट में, यानी एक तरह से इंडिया ने रशिया का साथ दिया था। तो इसीलिए अगर हम इंडिया पोजीशन की बात करें तो लार्जली न्यूट्रलिटी पे, अगर न्यू दिल्ली की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली ने क्या क्या अडेप्ट किया है इट सेल्फ पोस्ट 2014 स्टेटस क्यू ऑफ यूक्रेन पर, जो इंडिया ने अडेप्ट किया है एक नई स्ट्रेटजी इंडिया ने इन्वॉल्व की न्यूट्रलिटी का। यहाँ पे एक आ जाता है जो कि गलत भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है, हमारा आपसे बन रहा है तो आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारा आपसे नहीं बन रहा तो हम लोग अच्छे दोस्त नहीं है, तो यही कहा जाता है। और अगर कल हम, आज हमारा आपसे नहीं बन रहा तो हम लोग अच्छे दोस्त नहीं, हम आपके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन कल अगर हमारी आपसे अच्छी दोस्ती है तो हम आपकी तरफ रहेंगे, ये कहा जाता है। क्योंकि देखिए कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, बहुत पर्सनल लेने वाली यहाँ चीजें नहीं है, ये बात पूरे देश की होती है। तो इंडिया रशिया का साथ दे रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि रशिया ने भी साथ दिया इंडिया का। आगे की बात करें, आगे क्या हो सकता है, तो रशिया ने कहा है कि यूएस का एक रिटन रिस्पॉन्स जो है उस रशिया के कंसर्न को कभी भी थ्रेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, रशिया आगे भी और डायलॉग, मतलब और मीटिंग कर सकता है यूएस के साथ। जो टॉप रशियन और अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं वो विद इन 2 वीक्स मिल सकते हैं, दोबारा 2 हफ्तों के बीच में मिल सकते हैं। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने टॉक की रखा है, उन्होंने बात रखी है मिस्टर पुतिन के साथ एक मिन्स्क प्रोसेस को दोबारा रिवाइव करने के लिए। मिन्स्क प्रोसेस क्या है, ये एक एग्रीमेंट है जो कि बहुत पहले किया गया था वार को खत्म करने के लिए। डोनबास रीजन, जो कि यूक्रेन का डोनबास रीजन है, वहां वार को खत्म करने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था मिन्स्क प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस के लिए उन्होंने बात किया कि इस प्रोसेस के लिए को दोबारा अपनाया जा सकता है, इसको रिवाइव किया जा सकता है। रिवाइव मतलब फिर से, आप लोग ने पबजी तो खेलते ही होंगे, तो उसमें रिवाइव आपको पता ही होगा। तो रिवाइव करके यानी कि दोबारा किसी चीज को जिंदा कर देना, तो वो दोबारा उस प्रोसेस को, क्योंकि प्रोसेस को बंद कर दिया गया था जो वार खत्म होने के बाद, जो डोनबास रीजन में, यूक्रेन के डोनबास रीजन में जो वार हुआ था उसके बाद, तो अब उसको दोबारा रिवाइव करने की बात एक सुझाव एक तरह से कहा जाएगा इमैनुअल मैक्रोन ने रखा है।
जो कि जिसमें और जिसके लिए तहत अभी और भी आने वाले समय में और कभी वीक्स में अभी और आगे वाले हफ्ते में समय में और भी टॉक्स हो सकते हैं अगर आगे देखा जाए तो। और कंटिन्यू अगर लगातार डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज यहाँ पे लगती रही तो ये सजेस्ट कर रही है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आने वाले समय में, इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई वार जैसी सिचुएशन ना हो। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ कहना भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा था इंडो ये था सारा था रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, और आप अपने कीमती सुझाव सजेशन देना चाहें तो हमें दे दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देखिएगा, हम लोग के यूजीसी नेट सोशल वर्क पे और लाइब्रेरी साइंस पे वीडियो चल रहे हैं इस समय। एसएससी सीजीएल पे भी चल रहा है, उस पर भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब आप जाएगा प्लेलिस्ट में, आप समझ में आ जाएगा आपको कि हम लोग हमारी अभी कैसी कैसी सीरीज चल रही है इस पर। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।